हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का जो कि हम लोग खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ रहे थे, इसका कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं और इनके अध्याय के बीच बीच का जो प्रश्न उत्तर है उसको एक पार्ट में कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे, जितने भी अभ्यास में प्रश्न उत्तर है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अभ्यास में टोटल 9 क्वेश्चन है, उस 9 क्वेश्चन को हल करेंगे। इसका पहले वाली वीडियो यानी कि अध्याय के बीच का जो प्रश्न उत्तर है, जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इसका प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे इसमें, फसल उत्पादन की क्या क्या विधियां है, उससे कैसे अधिक पैदावार की जा सकती है ताकि उसके खाद्य संसाधनों में सुधार हो सके। ठीक है, उन्हीं में से एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। तो इसका उत्तर जानते हैं कि देखिए अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन का हल, अधिक पैदावार प्राप्त करने की एक विधि फसल चक्र है ना, इनकी क्रॉप रोटेशन फसल चक्र। इस विधि में क्या होता है कि क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी भी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्या होता है कि एक पहले से ही नियोजित कार्यक्रम के अनुसार एक खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है और परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल है ना के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। उसके बाद एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है, या फिर यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज की कमी हो जाती है ना, तथा अनेक रोग तथा पीड़क फसलों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि मक्का है ना, मक्का के साथ सरसों भी उगाते हैं, धान गेहूं आदि। ये सभी जो है इसका फसल चक्र कर सकते हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये थी कि उससे अधिक पैदावार हो सके है ना, उचित ढंग से यदि फसल चक्र को अच्छे ढंग से उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट का कि फसल चक्र एक उत्पादन है, अधिक पैदावार हो सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है ना, क्यों करते हैं, दोनों को तुलना करके जानेंगे, अंतर करके कि खेतों में जो है खाद एवं उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा का है ना, दूसरा प्रश्न का आंसर होगा क्योंकि खाद जो है ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि उर्वरक जो है ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक, और खाद जो है ये प्राकृतिक पदार्थ के बने होते हैं और उर्वरक ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको यूज करते हैं। और तीसरा पॉइंट होगा क्योंकि खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जबकि उर्वरक में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद जो है वो सस्ती होती है तथा घर और खेत में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक जो है वो महंगे तथा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं और बना बनाया हुआ हमें मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, खाद जो है वो धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि यह पानी में अघुलनशील होते हैं। खाद जो है वो पानी में अघुलनशील होता है, इसीलिए धीरे धीरे प्लांट द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि उर्वरक जो है वो आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसका आसानी से भंडारण तथा स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि उर्वरक में इसका भंडारण तथा स्थानांतरण सरलता से नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमें खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करते हैं ताकि जो है उसकी उपज बढ़ाया जा सके है ना, उसकी पोषक तत्व अधिक प्राप्त हो, इसके लिए भी है ना अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
तो इन दोनों में से किसी का उपयोग हम लोग खेतों में किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ है। ठीक है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र। तो अंतरा फसलीकरण देखते हैं। अंतरा फसलीकरण में बताए थे कि अंतरा फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, यानी कि एक ही फसल में, है ना, एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, यानी कि इसको कुछ पंक्तियों में एक प्रकार के फसल लगाते हैं, ठीक है ना, और दूसरे पंक्ति में दूसरे प्रकार की फसल, फिर तीसरे पंक्ति में पहले वाला फसल उगाते हैं, यानी कि उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं एकांतर रूप में। माना कि इसमें मैंने गेहूं दी है, तो दूसरी पंक्ति में दूसरा फसल उगाएंगे, फिर तीसरी में गेहूं ही उगाएंगे, है ना, एकांतर रूप में। इस प्रकार क्या होगा कि फसल का एकांतर विधि से एक के बाद, है ना, दूसरा के बाद पांचवा, ठीक है ना, इस प्रकार। जैसे कि सोयाबीन प्लस मक्का को एक साथ उगाते हैं अंतरा फसलीकरण में, फिर बाजरा प्लस लोबिया को एक साथ उगाते हैं अंतरा फसलीकरण के। ठीक है, तो ये था अंतरा फसलीकरण। और दूसरा है फसल चक्र। तो फसल चक्र क्या है कि किसी ये क्या है, मतलब फसल उत्पादन की विधि है जो कि जिससे अधिक पैदावार किया जा सकते हैं, फसल चक्र, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने डिस्कस की। तो यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या है, फसल चक्र कहलाती है। और यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के लाभ। और 4 क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि अनुवांशिक फेरबदल क्या है। ठीक है, अनुवांशिक फेरबदल क्या है, कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। ठीक है, तो इसका उत्तर जानेंगे 4 का। अनुवांशिक फेरबदल वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा, है ना, वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा लक्षण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जो जीन है उसको प्रवेश कराकर विकसित किया जाता है। ठीक है ना, अनुवांशिक रूपांतरित यानी कि फेरबदल, जेनेटिक मैनिपुलेशन फसल कहलाती है ना। इसी को क्या कहेंगे, जो कि अवांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अनुवांशिक फेरबदल या फिर अनुवांशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। कृषि प्रणाली में निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। तो कृषि प्रणाली में इसका क्या उपयोग है, पहला है कि उच्च उत्पादकता। इससे क्या होता है कि नई किस्म के जो लक्षण, वांछित लक्षण प्राप्त होती है उससे उच्च उत्पादकता बढ़ती है, उन्नत किस्में होती हैं, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधी होती हैं, फसल में व्यापक अनुकूलता होती है, इसके परिवर्तन काल में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, और फसल में ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण लाने से उत्पादन अधिक होता है, जैसे अनाज के लिए बोने पौधे उपयुक्त है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो अनुवांशिक फेरबदल करने से कृषि प्रणालियों में ये निम्नलिखित उपयोगी है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है फसल प्रणाली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, कि भंडारण यानी कि भंडारण गृहों, यानी कि जिसको गोदाम कहते हैं, है ना, जिसमें अनाज रखा जाता है, भंडारण गृह, गोदाम में अनाज की हानि कैसे होती है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का देखते हैं कि अनाज की हानि जो है 2 तरीके से होती है। क्या क्या है, 1 मिनट।
देखिए ठीक है, ठीक है। पांचवा प्रश्न का आंसर होगा कि गोदाम में अनाज की हानि कैसे होती है। तो अनाज का भंडारण के समय जो है 2 विधि से अनाज की हानि होती है। पहला हो जाएगा जैविक कारक और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक, ठीक है ना। यानी कि पूरे वर्ष मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थान पर रखना अनिवार्य है, किंतु भंडारण के समय अनाज कितने ही कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। पहला कारक हो जाएगा इसका जैविक कारक कि जीवित प्राणियों के द्वारा, जैसे कि कीट, चिड़िया, चिचड़ी, बैक्टीरिया, फंगस, ये सभी क्या है कि जैविक कारण से अनाज का भंडारण में हानि होती है। दूसरा कारण हो जाएगा अजैविक कारण में। अजैविक कारण में हम लोग देखेंगे कि निर्जीव कारणों द्वारा, है ना, निर्जीव कारकों द्वारा, जैसे कि नमी, तापमान में अनियमितता आदि, ये कारक जो है वो फसल की गुणवत्ता तथा भार में कमी, रंग में परिवर्तन तथा अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण जो है वो फसल की अनाज की हानि होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए। अब हम लोग 6 का देखेंगे कि किसानों के लिए पशुपालन प्रणाली कैसे लाभदायक है, ठीक है। क्या है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक है। तो 6 का आंसर देखेंगे कि किसानों के लिए जो है वो पशु प्रणालियाँ निम्न कारणों से लाभदायक है। क्या क्या कारण है कि पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी नस्लों तथा देसी नस्लों में संकरण द्वारा ऐच्छिक गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली व लंबा दुग्ध स्रावन काल वाली होती है। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है ना। पालतू पशुओं के रखने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जो है वो किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ लाभदायक है। किस कारण से, तो ये सभी हम लोग पॉइंट देखें। अब प्रश्न 7 है कि पशुपालन के क्या लाभ है, ठीक है, क्यों पशुपालन किया जाता है, उसके आखिर क्या लाभ है। तो इसका भी देखिए कि पशुपालन से निम्नलिखित लाभ है। क्या कि इससे दूध के साथ साथ कृषि कार्य जैसे कि हल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोने में क्या करती है, मदद मिलती है। इसीलिए इसको पशुपालन का लाभ है। इन्हीं पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है, ठीक है ना, जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, इसे क्या करते हैं खाद भी बनाई जाती है। नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। फिर पशुपालन में मधुमक्खी भी आ जाता है, तो मधुमक्खी से मधु तथा मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलता है, जो कि सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। तो इस प्रकार जो है पशुपालन के निम्नलिखित लाभ है, जो कि हम लोग देखे हैं। अब प्रश्न है 8 कि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानता है, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग कुक्कुट पालन भी देखे, मत्स्य पालन भी देखे, मधुमक्खी पालन भी देखे, है ना। तो इन तीनों में क्या समानता है, ठीक है। 8वां प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका जो है वैज्ञानिक तरीके से देख रेख तथा प्रबंधन करना, सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। तो इसका जो एक फर्स्ट क्वेश्चन अध्याय के बीच का देखे थे हम लोग, वहाँ से आप ज़्यादा लिख सकते हैं, है ना, कि पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। पेज नंबर 168 का, है ना, 168 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कि और अधिक 8वां प्रश्न में लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ से लिख ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि
प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरिकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है, मतलब तीनों में क्या अंतर है, एक एक करके देखते हैं। कैप्चर फिशिंग यानी कि प्रग्रहण मत्स्य, इसमें क्या होता है कि ताज़ा मछली जो कि अवलवनीय जल में पाए जाते हैं, है ना, ताज़ा मछली तथा समुद्री जल जैसे कि प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना क्या कहलाता है, प्रग्रहण मत्स्यने कहलाता है ना, कैप्चर फिशिंग कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत है, क्या है, ताज़ा जल में तालाब, नदी, पोखर, लेगून, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि, जो कि प्राकृतिक तरीके से, है ना, मछली को पकड़ते हैं, इसी को क्या कहेंगे, कैप्चर फिशिंग। दूसरा है मेरिकल्चर। मेरिकल्चर में क्या होता है कि कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेरिकल्चर, है ना। उसमें कि कुछ मछलियों को अपने मछली जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरिकल्चर कहते हैं। इनमें प्रमुख है मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे कि झींगा, है ना, ये झींगा जो क्या है वो कवचीय मछलियाँ है ना, मत्सल तथा ऑयस्टर एक एवं साथ ही समुद्र खरपतवार। तो ये सभी क्या है, मछली संवर्धन विधि से मछलियों को पाला जाता है, जिसको क्या कहेंगे, मेरिकल्चर, ठीक है ना। तीसरा आपका वर्ड था जल संवर्धन यानी कि एक्वाकल्चर। इसमें क्या होता है, यह ताज़ा जल यानी कि फ्रेश वाटर तथा समुद्री जल जो कि लवणीय होता है, ठीक है, यानी कि और लवणीय और अलवणीय दोनों में किया जा सकता है, ठीक है। मेरिकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है। ये जो मेरिकल्चर अभी हम लोग देखे, ये भी क्या है ना, जल संवर्धन का ही एक प्रकार है, और इसमें दोनों प्रकार की मछलियों को कल्चर किया जाता है, ठीक है ना, पाला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग 9वां प्रश्न देखें, यानी कि प्रश्न 9, और अभ्यास में 9 प्रश्न ही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले यानी कि अध्याय के बीच का प्रश्न उत्तर भी देख लीजिए, जिसने नहीं देखे हैं, पार्ट 1, और ये हो जाएगा पार्ट 2 अभ्यास का प्रश्न उत्तर, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रश्न उत्तर ख़त्म किए हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी कि आपका क्लास 9th का एनसीईआरटी, है ना, फिजिक्स हो गया है। अब इसका हम लोग कवर करेंगे। देखिए एक बार चैप्टर को दिखा देते हैं। ये हम लोग गति पढ़ चुके हैं, बल तथा गति के नियम पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ चुके हैं, कार्य तथा ऊर्जा पढ़ चुके हैं, ध्वनि भी पढ़ चुके हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 से, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है, केमिस्ट्री का, यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9th का केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, केमिस्ट्री एनसीईआरटी, ठीक है। तब तक के लिए आप फिजिक्स का कंप्लीट 1 शॉट रिवीजन कर सकते हैं, थ्योरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।